आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, अच्छा मुझे सच सच बताओ, समझ में आ रही और कंफर्टेबल है ना? अच्छा, ओके, चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन हाइपर का मतलब क्या समझते हो आप? कॉन्जुगेशन तो हम जानते हैं। आवाज आ रही है क्लियर? ऑनलाइन आवाज ठीक है? ठीक है, चलिए हाइपर का मतलब क्या समझते? बोलो बोलो। जैसे हाइपर टेंशन ज्यादा है ना, तो हाइपर कंजुगेशन ज्यादा कंजुगेशन। और कॉन्जुगेशन हम जानते हैं, वही डबल सिंगल डबल वगैरह इंटरेक्शन बिटवीन एडजेसेंट ऑर्बिटल्स को हम जो है कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो यहाँ कुछ जो है कॉन्जुगेशन कुछ ज्यादा है। देखिए कैसे ज्यादा है, इसके नाम अलग है, इसको देख लेते हैं। इसको जो है हम सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। बेकर नामक इफेक्ट, ये डिस्कवर ठीक है। अच्छा, तो ये इफेक्ट कहता क्या, मतलब अगर हम इसकी डेफिनेशन कहना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। The conjugation between carbon hydrogen sigma bond है, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्बिटल्स ऑफ pi bond या कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल is called hyperconjugation। समझे के बाद पहले आप लोग करें, है ना? इट इज अ स्टेबलाइजिंग फिनोमेना, मतलब जब भी हाइपरकंजुगेशन होगी तो स्टेबिलिटी है, अनस्टेबल नहीं करता है। रेजोनेंस भी स्टेबलाइजिंग फिनोमेना, जिसमें भी रेजोनेंस होगा वो
स्टेबिलिटी ही प्रोवाइड करेगा। ओके, तो अब ये किस तरीके से होता, ये अब हमने समझ, डेफिनेशन वगैरह मिटा रहा हूँ, जल्दी से आप नोट कर लें, ठीक है। स्कूल वगैरह जा रहे हो आप लोग? नहीं, कोई नहीं जा रहा है? आपके जो यार दोस्त, उन्होंने क्या कोचिंग का कुछ मतलब ऑफलाइन कोचिंग का कुछ जुगाड़ कर रखा है? मतलब लगाते हैं कोई ऑफलाइन क्लासेस, में सारे ऑनलाइन के भरोसे, ऑनलाइन ही लगा रहे हैं? मतलब जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है जो फिनिक्स में भी ना पढ़ते हो, मान लीजिए, सभी ऑनलाइन ही कर अभी जो है ना। अब सुनिए आप बात, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग ऑफलाइन? अभी 5 है, आज 5 स्टूडेंट जो है ऑफलाइन क्लास, और आप 5 जो जितने आप मैक्सिमम दूरी पे 5 में हो सकती है वो समझ जाइए कि किसको कहाँ पे बैठना चाहिए। एक उधर, एक उधर, एक इधर, एक इधर, दूसरे दूसरे डेस्क पे। हाँ, तुम इधर ही बैठे रहो, तो तुम उधर जाओ। हाँ ठीक है, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। और तुम मिड जैसे में क्या है, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए बात, तो सबसे पहले हम बात करें हाइपर कंजुगेशन। एल्कीन के में हाइपर कंजुगेशन किस तरीके से होती है अब मैं बताने लगा हूं। और हाइपर कंजुगेशन के लिए एल्कीन में एक कंडीशन, कंडीशन क्या होती है, दैट मीन्स at least one alpha hydrogen at sp3 hybridized carbon। ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है इसके बारे में मैं पहले बता दूं, एक बार बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, इसलिए आप जो है एक ही बार में समझ गए, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे कोई भी एल्कीन है, तो उस एल्कीन में जो है, ध्यान देना, ये एक नॉर्मल मैंने एल्कीन दी, इस एल्कीन में ये तो डबल बॉन्डेड कार्बन, इनको छोड़ दे, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। क्या, डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ वाला कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, चाहे वो इधर वाला हो चाहे वो इधर वाला, और उससे अगला इज कॉल्ड बीटा। इजी टॉपिक। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन सी हुई, मतलब यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर है और 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, मतलब अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगी वो अल्फा हाइड्रोजन। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इजी टॉपिक, समझ आ रही है बात? चलो मैं थोड़ा अल्फा हाइड्रोजन के बारे में और जानकारी दे दूं, थोड़े से एग्जाम्पल और दे दूं, ताकि आपको मामला क्लियर होता जाए। देखो, यहाँ पर एल्कीन एंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अगर मैं एल्कीन लिखा हूँ इथीन, तो इसमें देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, जीरो, क्योंकि जो भी हाइड्रोजन है वो सीधे कार्बन के साथ है। आर एन महाजन,
अभी देखना, बात समझ में आ जाएगी। इस एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन 0 है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही हाइड्रोजन लगी है, उनको हमने अल्फा नहीं कहा। इज इट ओके? दिख रहा ना? हाँ ठीक है, जहां से क्लियर दिख रहा है वहां से, ठीक है। तो 0। अभी सुनो, जैसे अगर मैं ये लिखता हूं तो इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन दिख रही है? 3। ये 3 है ना? तो इट इज अल्फा कार्बन, इस पे लगी हुई हाइड्रोजन 3 है। बिल्कुल आर्यन ने सही जवाब दे दिया, ठीक है। थोड़ा छोटा दिख, हाँ ठीक है, मैं बड़ा लिखने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। सुनो, सो अब ऐसे ही मतलब हम डायग्राम कैसे भी बना सकते हैं यहाँ पर। जैसे अगर मैं आपको कहूँ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CH3 होगा और यहाँ पर CH3 होगा, तो इसलिए देयर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 और CH2 यहाँ, बस 5। क्योंकि ये आगे वाला तो बीटा है ना यार, आपने सारे नहीं गिनने हैं, सिर्फ अल्फा गिनने। 3 इधर है डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे, 2 इधर। इज इट ओके? समझ आ रही है ना बात? मैं इसीलिए मामला जो है एक ही बार में खत्म कर दे रहा हूँ एग्जाम्पल देके, ताकि आपको ये पता चल जाए कि अल्फा हाइड्रोजन गिनने कैसे। मेरी बात खत्म नहीं हुई। जैसे इस एल्कीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन? नहीं नहीं, 7। कैसे 7? इधर CH3 और इधर CH2 है और इधर CH2। क्या आप समझ पा रहे हैं बात? डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन का बॉन्ड। आई होप काफी हद तक आपको बात समझ में आ रही है। समझ आ गई? ठीक है, चलिए अब हम हाइपर कंजुगेशन पे बात। सो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना? अब देखते हैं किस तरीके से हाइपर कंजुगेशन होती है। मैं सबसे सिंपलेस्ट केस यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन का लेता हूँ, आपका ध्यान बोर्ड पे बना रहे। बहुत जरूरी चीजें हम इस टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक का फंडामेंटल है, ठीक है। अभी यहीं पे आपके पड़ोस में 12th पास करके बैठा हुआ है लड़का, जो 0 ऑर्गेनिक आती है इसलिए जो है ये अब यूट्यूब पे जो वीडियोस देखते हैं उस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको पूरी लेवल करनी है। तो इस बात को मतलब आसानी से मत लेना, क्योंकि इस टाइम जो सिचुएशन है उस टाइम पे जिसको पढ़ने का मौका मिल रहा है ना, वो बड़ी बात है। बोले जिसके पास अपॉर्चुनिटी है पढ़ने की, वो बड़ी बात है। नहीं तो 2 साल में कई लोगों ने कैरियर खराब कर दिया, ठीक है। उनको पता ही नहीं चला कि पढ़ना कहाँ से है। तो अगर आपको समझ आ रही है, ठीक है ना, और मैं समझा रहा हूँ जैसे बिगिनिंग, क्योंकि आप नहीं जानते होंगे कि भाई जैसे हमारे पास अब कोई स्टूडेंट आते हैं ना, जैसे मान लो ड्रॉपर बैच के लिए आ गए कि सर हमने जो है 2 साल ये किया, कुछ जो है तो पढ़ा दीजिए। हम उनको वापस भेज देते कि भैया हमारे बस की बात नहीं है पढ़ा। भाई ऑनलाइन कौन पढ़ाए जो है, ठीक है। 2 साल का 1 साल में पढ़ाना है, 2 साल का 2 साल में पढ़ाने में हमें प्रॉब्लम आ जाती है। वो फास्ट करवा करना, ठीक है। और स्क्रीन पे बच्चा 1 ही घंटे बैठता है, उसको 2-2 घंटे बिठाना पड़ेगा डबल। तो इसलिए हम सीधे मना कर रहे हैं
मतलब मना करने का मतलब है कि उनके पास कोई जगह भी नहीं है जहाँ पे कि वो पढ़ भी सकते, क्योंकि इस टाइम पे कोई कैरियर की नहीं सोच रहा भाई। अगर हम मना करने में तो हम पैसा देख रहे हैं कि भाई यार इतने पैसे में अपने को जो है इतनी सिरदर्दी मिली, बस खत्म बात। तो इसलिए जो है स्टूडेंट के पास पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं। तो अगर आपके पास है तो उसको पकड़ के रखिए। आप जानते हैं जिन लोगों ने चीजें मिस करना है, एक बार मिस कर दी फिर जो है वापस नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए यहाँ इस एल्कीन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। पहले आप देखिए इट इज एल्फा कार्बन, सही बात है, ये एल्फा कार्बन है। अब हमने वर्ड हाइपर कंजुगेशन दिया कि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन की हद ही हो। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें इसमें कॉन्जुगेशन की कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, और कोई दूसरा पाई बॉन्ड नहीं है, डबल सिंगल डबल नहीं है। तो फिर कॉन्जुगेशन कैसे हो? यहाँ पे एक अलग तरह से कॉन्जुगेशन होती है, बोर्ड पे ध्यान रखिए। तो होता क्या है, तो एल्फा कार्बन से लगा हुआ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे हमने कहा था लोन पेयर का डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का लोन पेयर, वैसे ये पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस। भैया आप कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन पेयर तो है ही ना, बॉन्डेड। ठीक है, तो इसलिए वो जो है, जैसे कल मैंने बताया था कि प्लस एन की तरह काम कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, डबल बॉन्ड का लोन पेयर क्या तो बना, दैट इज लाइक ये बना, ये बना। सही है बात। लेकिन यहाँ पे हमें जो है दिमाग में कुछ और बात भी रखनी है। क्या? जो रेजोनेंस से इसको अलग करती है, हमने कहा था रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसमें सिग्मा पार्टिसिपेट किया। हमने कहा था सिग्मा बॉन्ड टूटता नहीं है, यहाँ पे टूट गया, टूट गया, इसलिए इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि अभी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आपको कोई बॉन्ड दिख ही नहीं रहा, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस। पहले जो हमने रेजोनेंस किया था उसमें कम से कम एक बॉन्ड तो रहता ही था, पाई बॉन्ड ही जाता था आगे, यहाँ पे सिग्मा ही जाने लगा, तो नो बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पार्टिसिपेट करने लग गया। समझ आ रही है बात? ठीक है, ओके। अब यहाँ पर अब सुनते जाए, मेरी बात करें तो ध्यान दे दीजिए। भाई अगर ये अल्फा हाइड्रोजन जो है ऐसा कर सकता है, तो ऐसा ये अल्फा हाइड्रोजन भी कर सकता है। तो इसलिए जो दूसरी स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना सकते हैं, दैट इज कि ये अल्फा हाइड्रोजन जो है ये भी ऐसा कर सकता है। और ये भी कर सकता है ना? तो हम इसकी चार रेजोनेटिंग या हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है बना रहे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। कभी ये हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन कर लेगी, कभी ये भी कर सकती है, कभी आएगा नेगेटिव इसी पे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अच्छे से समझ में आ रही है बात, है ना? ठीक है, तो एक बात तो हो गई, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर are equal to number of alpha hydrogens plus 1। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? तीन है। स्ट्रक्चर्स कितनी बनी है? चार, बस। So number of hyper conjugating structures are number of alpha hydrogen plus 1। तो ये पहली स्ट्रक्चर, ये तीसरी, ये चौथी। सही बात।
मैंने आपको एक बात कही थी कि हमारी जो हाइपर कंजुगेशन है वो स्टेबलाइजिंग फिनोमिना है। तो किसी भी एल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो उसके अल्फा हाइड्रोजन के प्रोपोर्शनल, मतलब जिस एल्कीन में जितनी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगी उतनी वो एल्कीन जो है ज्यादा स्टेबल होगी। हाइपर कंजुगेशन इज स्टेबलाइजिंग फिनोमिना, क्योंकि वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर उधर भेजता है। जब भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर स्प्रेड होते हैं तो उससे स्टेबिलिटी आती है। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, चार्ज जब भी इधर उधर स्प्रेड होता है तो दैट लीड्स टू स्टेबिलिटी। आप में से कई ये भी सोच सकते हैं भी कैसे लीड्स टू स्टेबिलिटी, चार्ज के इधर उधर होने से क्या हो जाता है। पहली बात, चार्ज डिस्पर्स करेगा तो पर एटम चार्ज कम होगा। पहले अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स यही है तो सीधे कोई अटैकिंग स्पीसीज आएगी, पाई इलेक्ट्रॉन छीन के ले जा सकती। लेकिन अगर वो पहले यहाँ थे और यहाँ नहीं, अब चाहे यहाँ चले गए तो यहाँ पर क्या हो गया, डिस्पर्स हो गए, यहाँ से यहाँ पहुंच गया पाई। तो जब डिस्पर्स होंगे तो हाइब्रिड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो उससे इलेक्ट्रॉन जो है ले जाने की टेंडेंसी कम है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लो एक घर है जिसमें एक फैमिली है जिसमें 5 मेंबर हैं और घर में 5 ही कमरे हैं। तो ये बड़ा अनस्टेबल सा सिस्टम होगा कि एक बंदा बोले कि भाई तू अपने कमरे में रहे, मैं अपने में रहता हूँ, सब अलग अलग रहे, तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा हर एक बंदे के लिए। भाई किचन भी वही, सोना भी वही, पढ़ना भी, ठीक है ना, तो इट विल बी अनकंफर्टेबल। लेकिन वही लोग डिसाइड कर लें कि चलो यार हम जो है कमरों को डिवाइड कर लेते हैं, तो दैट बिकम्स ए कंफर्टेबल रूम। किसी ने किचन बना लो, किसी ने लिविंग रूम बना लो, ठीक है ना, किसी ने बेडरूम बना लो। तो ऐसे जो है if the system becomes stable because every person can move in every room। तो उसी तरीके से जो है अपना डीलोकलाइजेशन भी उसी तरीके से स्टेबलाइज करती है। ठीक है, नोट कर दिया होगा आपने, ठीक है। अच्छा, तो जैसा मैंने कहा कि भाई जो स्टेबिलिटी है एल्कीन की वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की प्रोपोर्शनल, ठीक है। और इसमें आप एक बात और भी देख सकते हैं कि जब आप इनका हाइब्रिड बनाओ, मैं बना नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि अगर बनाओगे तो क्या होगा हाइब्रिड में। अगर इस ओरिजिनल एल्कीन तो ये है ना, इस एल्कीन में अगर हाइपर कंजुगेशन नहीं होती तो ये डबल बॉन्ड इधर का इधर ही होता और ये सिंगल बॉन्ड यहीं का ऐसे होता। लेकिन आप देखो हाइपर कंजुगेशन के कारण ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाता है और ये सिंगल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड बन जाता है। सही बात है। तो इसका मतलब जब हाइपर कंजुगेशन इसमें होगी, जितनी ज्यादा होगी उतना ये बॉन्ड छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन जो है। मतलब अगर मैं इस कार्बन को C1 कहूं, इसको C2 कहूं, इसको C3 कहूं, तो जो बॉन्ड लेंथ है वो C1 और C2 की कम हो जाएगी और बॉन्ड लेंथ ऑफ C2 एंड C3 जो है क्या होगी, बढ़ जाएगी ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। सही बोला जी, है ना। क्योंकि हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये डबल का सिंगल हो रहा है। तो हाइब्रिड में जो है डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच का करेक्टर हो। वैसे मैं बता दूं ये बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है। डोमिनेटिंग मतलब सिग्मा बॉन्ड कहाँ टूटता है, आप भी बोलोगे कहाँ टूटता है। लेकिन जब मैंने आपको ऑर्बिटल की डेफिनेशन दी, यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल में ही है ना इलेक्ट्रॉन, भाई उसका उसके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप है। आपने केमिकल बॉन्डिंग लगाई है ना मेरे से क्लास, केमिकल बॉन्डिंग तो हमने जबरदस्त तरीके से की है इस बार, है ना। मजा आ गया होगा आपको, जो है आराम आराम से की है, बढ़िया तसल्ली से की है। तो मतलब फंडामेंटल तो आपके जो है बढ़िया, अगर आपने रिवीजन वगैरह किया होगा। वैसे तो मैं ऑफलाइन में नहीं करा, वैसे तो मैं ऑफलाइन में भी नहीं करा, ठीक है, तो इसलिए वो आपकी बहुत बढ़िया होगी। तो ऐसे में तो मैं क्या कह रहा था यार, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये भाई ऑर्बिटल है ना, तो हम कहते हैं ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या देते हैं, द रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ आयनिक द इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 90%। तो इसका मतलब 10% टाइम तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से भी बाहर जाता है। तो जब बाहर जाएगा, जब बाहर जाएगा, मान लो 90% टाइम इधर है, 10% टाइम मान लो बाहर निकला, तो बाहर जाएगा तो उस तरफ जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जहां पे भाई एक तरफ मान लो अब ये इलेक्ट्रॉन घूमने का प्लान बना रहे हैं,
इधर नेगेटिव चार्ज है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो किस तरफ जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। तो इसलिए ये जो पाई बॉन्ड है, आप याद कीजिएगा मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई थी मैंने जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में ली थी कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर sp2 एंड फिर sp। ये आपके उसमें जेडी ली वाले नोट्स में भी है, आप देखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, ठीक है। तो वहां नोट्स आज देख लेना, जेडी ली का मैंने आपको प्रिंट दिया हुआ था, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर sp2। तो ये एक कार्बन तो sp2 है ना, ये कार्बन sp3 है, तो sp3 से sp2 में इलेक्ट्रॉन जा सकते, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, डेफिशिएंसी की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसलिए जो है ये क्या है, इजी टू, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे बात को, ठीक है। आई होप आपको एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन कैसे होती है ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए एल्कीन की ही तरह एक और भी स्पेशल सिचुएशन है जहां पे हाइपर कंजुगेशन होती है, उसकी भी बात मैं पहले यहीं पे कर लूं। दैट इज हाइपर कंजुगेशन इन टॉलरेंस। अब टॉलवीन की हाइपर कंजुगेशन, टॉलवीन बोलते हैं ये टॉलवीन, ठीक है। अब अगर इस टॉलवीन को आप देखें जैसे मैं दिखा रहा हूं, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन को एल्फा कार्बन, सही है बात, ये अल्फा कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज भी है, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन हो सकती है, कैसे देखते जाए आप। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, लोन पेयर का डबल बॉन्ड का loop। सही बात। आप कल के लेक्चर की जो ये बात याद कीजिएगा, मैंने जब आपको प्लस एम ग्रुप्स का ऑर्डर दिखाया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर, तो प्लस एम नहीं कल ही कराया था, प्लस एम ग्रुप्स का जो ऑर्डर लिखाया था उसमें मिथाइल को प्लस एम में लिखा है, मैंने नीचे हाइपर कंजुगेशन भी लिखवाया था उसमें, याद आया। तो CH3 के पास लोन पेयर ना होने के बावजूद भी वो प्लस एम ग्रुप की तरह बिहेव करता है, रीजन उसका ये हाइपर कंजुगेशन करता है। तो अब कैसे भाई, कैसे कर देते हैं ना, अब रिंग पे लोन पेयर आ गए और प्लस एम ग्रुप क्या करते हैं, रिंग पे लोन पेयर देते हैं। अब जो है यहाँ आगे कॉन्जुगेशन बन गई, कल हमने जैसे किया था लोन पेयर का डबल बॉन्ड का लोन पेयर, ये तो हम कल एक बार बनाना सीखा ही था, ठीक है। बस अब इस मतलब ये जो लोन पेयर यहाँ पे आए, इसको जो है हम आगे भेजते जा रहे हैं। उसके बाद लोन पेयर का डबल बॉन्ड का लोन पेयर, और लास्ट लोन पेयर का डबल बॉन्ड का फिर से बॉन्ड वापस। तो आप देख लीजिए कल जैसी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन गए। बस ये पहली स्ट्रक्चर जो है हाइपर कंजुगेशन वाली है, उसके बाद रेजोनेंस,
सेकंड वाला समझा दो। देखो सेकंड वाले में क्या है बेटा जी, कल अगर आप, जैसे मैंने NH2 का एग्जांपल लिया था, O नेगेटिव का सबसे पहला एग्जांपल जो लिया था, दूसरी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसी, इसको भूल जाओ। दूसरी स्ट्रक्चर अगर देखोगे प्लस एम वाले में ऐसी, लोन पेयर का डबल बॉन्ड का लोन पेयर किया है ना। ये बाकी स्ट्रक्चर जो है ना, मतलब पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, अगर आप रिंग को देखोगे तो कल वाली सारी सेम है, प्लस एम जैसी ही, आप ऊपर कोई भी ग्रुप लगा दो। जैसे मैंने कल O नेगेटिव की जगह NH2 भी लगाया था, सो बिल्कुल सेम तरीके। समझ आ रही है बात? मुझे लगता है ऑफलाइन मजा आता है पढ़ने में, है ना। ऑफलाइन का अपना एक मजा। हाँ, मास्क उतार के बात कर लीजिए ऐसे ही। हाँ, इसमें है नहीं वो रूल एप्लीकेबल, वो सिर्फ नॉर्मल एल्कीन उसी के अंडर देखा। इसमें तो ये पांच को अगर आप देखो, ये हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो रेजोनेटिव हो गई ना। ये इसमें जो है रेजोनेंस है। हाइपर कंजुगेटिव तो ये ही, क्योंकि उसके बाद तो ये नॉर्मल कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर का डबल बॉन्ड डबल है, ये तो नॉर्मल कॉन्जुगेशन है। तो अभी तो आपको ये ही लग रही है, आप सोचो ये हाइड्रोजन भी कर सकती है हाइपर कंजुगेशन, ये भी कर सकती है, तो ऐसे तो इसमें 15 बन जाएंगे। समझ रहे हो बात? लेकिन इसकी जो हाइपर कंजुगेटिव होगी, एक ये, फिर ये, फिर उसके बाद इसके साथ ये, इसके बॉन्ड तोड़ के, मतलब जैसे अगर इसकी हाइपर कंजुगेटिव भी बनानी हो तो बस ये भी बन गई, ये तीसरी बन गई है, फिर चौथी कौन सी बन जाएगी? चौथी बन जाएगी एच फॉर्म। बस ये चार स्ट्रक्चर जो है इसकी हाइपर कंजुगेटिव होगी। ये बाकी तो आगे नॉर्मल रेजोनेंस है, क्योंकि इसमें तो फर्क ही नहीं आ रहा ना। इज इट ओके? ये मैंने ऐसे ही बनाया, ठीक है, इसको आप नोट नहीं करना मतलब, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर जो आपने स्टडी है वो, तो हाइपर कंजुगेशन इन टॉलमीन जो है, इसलिए टॉलमीन एक्ट एज ए प्लस एम ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, टॉलमीन एक्ट्स एज प्लस एम, ठीक है। ओके, द थर्ड, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइंस में हाइपर किस तरीके से होगी, ये देखते हैं आप। देखो पहले कार्बोकेटाइन, क्योंकि आपने तो अभी कार्बोकेटाइन टर्म नहीं सुनी, नहीं इंडक्टिव फैक्टर सुनी है, इंडक्टिव फैक्टर सुनी है ना। एक कार्बोकेटाइन देते हैं, याद दीजिएगा। ये मैंने इथाइल कार्बोकेटाइन लिया, ध्यान दीजिएगा। कार्बोकेटाइन में अल्फा कार्बन फॉर्म होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाला कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाला कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, ठीक है। अब देखो इसमें हाइपर कंजुगेशन कैसे हो। अब इसमें होता क्या है, ये ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर बॉन्ड बना देते। ये पता कैसे आ गया? अगर आप मेरी कॉन्जुगेशन की कंडीशन देखें, मैंने ए कहा था कि ए पे लोन पेयर, बी पे पॉजिटिव चार्ज हो, वो भी कॉन्जुगेशन, जो सबसे लास्ट कॉन्जुगेशन वाला था ए बी वाला। तो यहाँ भी वही है, ए पे लोन पेयर, बी पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्बिटल। तो कॉन्जुगेशन का ये लास्ट केस हो गया। मतलब इसमें कॉन्जुगेशन कैसे होगी? एच सी, एच डबल बॉन्ड सी, एच, एच एंड एच पॉजिटिव। बोलो समझ में आई बात? है ना।
अभी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही टूट रहा है और लोन पेयर का डबल बॉन्ड बना दे रहे हो आप, यहाँ पे पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज आ गया इसमें, देखो चार्ज कंजर्व है, वन पॉजिटिव है वन पॉजिटिव, कुल भी इसको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। चलो अच्छा सुनो, अब इसकी भी रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी क्या, ये वाला हाइड्रोजन भी कर सकता है हाइपर कंजुगेशन, H पॉजिटिव C H डबल बॉन्ड H और ये जो लास्ट रह गया ये वाला भी कर सकता है। इज इट ओके? तो ये इसकी 4 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बने। सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन is proportional to number of alpha hydrogen. कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में जब अभी, क्योंकि कार्बोकेटायन हम अलग से भी पढ़ेंगे, उस टाइम पे मैं एक पॉइंट लिखवाऊंगा, उसी टाइम पे लिखवा देंगे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है अभी उलझाते नहीं हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, बोर्ड में ध्यान दीजिए, इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन और ये एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ये मैं इंडक्टिव फैक्टर भी लिखवा देता हूं, और ये एक 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये ही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, और ये मिथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है, इट इज मिथाइल कार्बोकेटायन। सुनते जाए, अब सबसे पहले अपन को ये देखना है इसमें अल्फा हाइड्रोजन, हमने कहा था पॉजिटिव चार्ज के साथ वाले कार्बन पे लगी हुई हाइड्रोजन कितनी है, बोलो, 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितनी है 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितनी है, इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इज इट ओके? बहुत बढ़िया समझ में आप, प्लीज। बता दिया जाए, हाइपर कॉन्जुगेशन में लास्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल।
मैंने आपको इंडक्टिव फैक्ट में बता दिया था कि फ्री रेडिकल्स जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है ना, तो उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन। तो हमें फ्री रेडिकल का एग्जांपल लेते हैं, इनके पास ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन पे फ्री रेडिकल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ वाले कार्बन को we call as अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन। तो इस टाइम केस में 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये कैटायन जैसी ही बनेगी। देखो रेडिकल इसको एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर ऑक्टेट पूरा करने की, तो हाफ एरो बनाएंगे। बेटा जी ध्यान देना, हाफ एरो बनाएंगे मतलब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अपने को यहाँ भी एक ही चाहिए, तो यहाँ भी हाफ ही एरो लगेगा और एक को हम ऊपर कर देंगे। मतलब ऐसा करके जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी एच 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 रेडी। ठीक ओके, बन गया एच रेडी सर। ठीक है, और फिर उसके बाद एच रेडी सर। तो इसके बाद ये भी कर सकता है हाइपर कंजुगेशन। आप देख सकते हैं। So, stability of the reticle is proportional to number of alpha heart। सही बात है। और दूसरी बात यहाँ पे कार्बन आयन does not show hyperconjugation। क्यों नहीं शो करते? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले भी शो करते हैं, जैसे कैटायन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, जो अपने कार्बन आयन होते हैं यार इलेक्ट्रॉन रिच, कार्बन आयन तो उनमें तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, तो हाइपर कंजुगेशन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का ही फंडा है। तो जो हमने कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल किए थे उनमें होगा, कार्बन आयन में नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, वो मैं खुद बताता जाऊंगा, हम एप्लीकेशन करते जाएंगे। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो भाई बच्चों, हाइपर कंजुगेशन समझ में आ गई? ठीक है, तो अब हाइपर कंजुगेशन के बेस पे एक मिनट मैं जैसे एल्कीन में हमने क्या था, तो अगर हम हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशन करें, जैसे हम लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। अब एल्कीन्स की स्टेबिलिटी, मैं कई एल्कीन के एग्जांपल ले रहा हूं। फर्स्ट
सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक और ठीक है। 7 मैंने एल्कीन्स बनाई थी। इन 7 एल्कीन्स को अगर आप ध्यान दो तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है 12। सही बात है। इसमें है 9, इसमें है 6, इसमें भी 6, इसमें 6, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन और इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन। सही बात है। अब हमने लिखा था कि एल्कीन की जो स्टेबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन जो है फर्स्ट में है, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल, फिर सेकंड। इज इट ओके? अच्छा, अगर आप फोर्थ और फिफ्थ को देखें, पहले मैं फोर्थ और थर्ड की बात नहीं अभी कर रहा हूं। फोर्थ को अमोनियम ट्रांस, याद है केमिकल मॉडलिंग में मैंने कराया था, ठीक है। और इसको बोलते हैं सिक्स, ठीक है। और ये है ट्रांस। 1 मिनट, लेकिन अपने को जरूरत पड़ेगी 1 मिनट। मैं फिर से थोड़ा इसमें क्लियर कर रहा हूँ। अपने को किस बात में चाहिए और ट्रांस है, और मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसको बोलते हैं ट्रांस, ये है 6, ठीक है। हमें पहले ऑर्डर बता देते हैं। जो ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6 और 7, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। इसका रीजन मैं बता देता हूँ। देखो 1 2 3 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12 अल्फा हाइड्रोजन 9 6, इनमें भी प्रॉब्लम नहीं है। 0 3 6 7 6 5 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम वहां पे है 6 6 6 3 में, ठीक है। उसमें ट्रांस की डाइपोल मोमेंट जो है 0 होती है, आपको पता है, मैंने कराया था। डाइपोल मोमेंट में इसकी ज्यादा होती है, तो इसलिए इसमें डाइपोल मोमेंट 0 होने की वजह से ये स्टेबल होता है ज्यादा इससे, क्योंकि ये पोलर नहीं है, वो पोलर पोलैरिटी है, तो इसलिए थोड़ा सा स्टेबल होता है। इसका रीजन मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। इसमें साइमल्टेनियस हाइपर कंजुगेशन होती है, लेकिन उस वो मैं रीजन नहीं दे रहा हूँ आपको अभी। आप अभी ऐसे इसको याद जरूर रखें, ठीक है ना। रीजन मतलब मैं थोड़ा सा, आप ऑर्गेनिक में बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं दूंगा इसका रीजन, बट अभी आप इनको याद रखें। इज इट ओके? चलेगा इतना? चलिए नोट कर लो। आज इतना ही करें। होता क्या है कि ऑफलाइन में क्लास आपको छोटी लगेगी, कितना कराया, लेकिन ऑनलाइन में बड़ी लगती है, क्योंकि 1 घंटा हो गया
और अब लोग जनरली 1 घंटे वाले के बाद जो है ड्रॉप आउट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जैसे हमारा ऑनलाइन बढ़ेगा तो फिर जो है क्लास का टाइम भी बड़ा कर देंगे, ठीक है। चलिए, सो आज इतना ही। आई होप आपको हाइपर कंजुगेशन बढ़िया से समझ में आ गया। साथ में अपनी एनसीईआरटी भी देखते जाइए, क्योंकि उसमें ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो डे बाय डे हम जो है हर एक कॉन्सेप्ट को करते जा रहे हैं। इज इट ओके? तो अभी तक आप देखिएगा हमने क्या क्या कर लिया। हमने इंडक्टिव इफेक्ट कर लिया, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कर लिया, हमने रेजोनेंस कर लिया, हमने मीजोमैग्नेटिक इफेक्ट कर लिया, और हमने हाइपर कंजुगेशन कर लिया। मेन, और मैंने इफेक्ट दिखाए भी ये भी नहीं दिखाए, लिखाए थे नहीं, मैंने नहीं दिखाए थे, ठीक है। इफेक्ट ये ही थे, अगर लिस्ट दी होगी ठीक है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में, ठीक है, दिखाए थे। तो बस यही दिखाए थे सारे, ठीक है। तो सारे हो गए, ओए दिखाए थे, एम नो कर रहे हैं। देखो सबसे पहले लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। तो सारे इफेक्ट हमने कर दिए, मतलब ये ही फंडामेंटल, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की बात करना स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा कार्बोकेटाइंस, कार्बेनाइंस, फ्री रेडिकल्स, ऐसे। इज इट ओके? ठीक है।